ये क्या नाम है चलो प्लीज थोड़ा सा सच्ची सीटी नहीं इसका हेलो दोस्तों, स्टूडेंट, हमारा आधा खत्म हो गया। आपका नए सेशन में स्वागत है। 5th सेम में उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हुई होगी। ठीक, मैकेनिकल ब्रांच के लिए 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है हीट एंड मास ट्रांसफ़र। इसको शॉर्ट में हम HMT बोलते हैं। ठीक, मैकेनिकल के किसी भी स्टूडेंट के लिए HMT, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए। ये आपको आगे बहुत ही हेल्पफुल होगा ये सब्जेक्ट पढ़ना। मेरा नाम नितिन त्रिपाठी है और मैं बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूँ और 5th सेम में HMT, हीट एंड मास ट्रांसफर के सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या। हीट एंड मास ट्रांसफर, शॉर्ट में हम HMT बोलते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कि ये हीट एंड मास ट्रांसफर है क्या, इस सब्जेक्ट में है क्या, तो आप क्या कहेंगे। देखिए, जो हीट एंड मास ट्रांसफर है वो 2 वर्ड से मिल के बना है। टोटल उसमें 3 वर्ड हैं, बट पहले 2 वर्ड आपको समझना होगा। क्या क्या? हीट एंड मास। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हीट क्या होता है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है। इंग्लिश में कहना चाहिए तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि एनर्जी होता है, ये कई फॉर्म में होता है। हीट, जिसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। हीट के अलावा आपका हो गया W, वर्क, ये भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब मास क्या है? मास एक प्रॉपर्टी है। जो हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट है, HMT सब्जेक्ट है, वो उसमें 2 वर्ड आए हैं, एक हीट आया है, एक मास आया है। हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ठीक, और इसकी यूनिट होती है जूल। मास क्या होता है? मास एक प्रॉपर्टी होती है। जैसा कि आप लोग सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े भी होंगे, मास क्या है? एक प्रॉपर्टी है। ठीक, अब कोई पूछेगा कि या मैडम प्रॉपर्टी क्या होता है? ठीक, प्रॉपर्टी क्या होता है? एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज नोन एज प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, नापा जा सके, मापा जा सके, उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी। ठीक, अब सवाल आता है कि क्या मास को मेजर किया जा सकता है? तो आपका जवाब क्या होगा? मेरे हिसाब से मास को नापा जा सकता है। ठीक, और मास की यूनिट होती है केजी, किलोग्राम। उसको शॉर्ट में हम केजी बोलते हैं। ठीक, अब क्या हुआ? मास भी क्या है? एक प्रॉपर्टी है। क्यों प्रॉपर्टी है? क्योंकि मास को मेजर या नापा जा सकता है। हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी यूनिट जूल होती है और हम इसको कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि मास तो प्रॉपर्टी हो गया, अब प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी क्वांटिटी जिसको नापा जा सके वो क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को आगे क्लासिफाई जब किया जाता है तो प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में
बांटा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? वह प्रॉपर्टी, ठीक, जो कि मास पे डिपेंडेंट होती है या साइज पे डिपेंडेंट होती है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कोई भी क्वांटिटी लीजिए, अब हीट क्या है? हीट एक क्वांटिटी हुआ, ठीक, एनर्जी का फॉर्म हुआ, बट क्या है? क्वांटिटी है। तो जितनी भी क्वांटिटी हुई वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, या तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अगर कोई क्वांटिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब ये है कि वह क्वांटिटी मास और साइज पे डिपेंड करती है। और कोई क्वांटिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह क्वांटिटी मास और साइज से क्या है? इंडिपेंडेंट है, आजाद है, ठीक। अब देखिए हीट, आगे आप पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, हीट जो होता है उसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं Q इक्वल टू MC डेल्टा T। हीट को मैथमेटिकली हम लिखते हैं Q इक्वल टू MC डेल्टा T। अब इस फॉर्मूले में जब आप देख रहे हैं Q इक्वल टू MC डेल्टा T है, इसका मतलब क्या हुआ? जो Q है, हीट है, वो M पे डिपेंड किया है, और M क्या है? स्मॉल m मास है। तो इस फॉर्मूले को देख के आप कह सकते हैं कि जो हीट है वह क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो हीट है वह क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को कोई कहे कि क्या इंटेंसिव बनाया जा सकता है, तो इसका जवाब होगा हाँ, डेफिनेटली, एकदम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव बनाया जा सकता है। अब कोई पूछेगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे बनाया जा सकता है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो मास पे डिपेंडेंट होगी। अगर हम मास से डिवाइड कर दें तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? मास से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। जस्ट लाइक in case of heat, as we know that heat Q equal to MC delta T. If we divide heat by mass, that is capital Q by small m, then we get capital Q by m equals to C delta T. हम क्या पाएंगे? जब हीट को मास से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा कैपिटल Q बाई M। अब वो किसके इक्वल हो जाएगा? C डेल्टा T के, ठीक। अब जो Q बाई M हो गया, ये क्या हो गया? आपका मास से इंडिपेंडेंट हो गया। और ये जो हीट है ये क्या हो गई? आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गई। तो आप कह सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। और ये कैपिटल Q बाई जो M है, स्मॉल m, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। आप अपने नॉलेज में कहीं पे भी जब किसी क्वांटिटी के साथ स्पेसिफिक वर्ड सुनेंगे, जैसे कि स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक, वो सभी क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। जब भी स्पेसिफिक वर्ड आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक तभी हुआ जब उस क्वांटिटी को आपने मास से डिवाइड किया, और जब मास से आपने उस क्वांटिटी को डिवाइड किया तो वह क्वांटिटी क्या हो गई? मास से इंडिपेंडेंट हो गई। मास से इंडिपेंडेंट हो गई तो वो कौन सी
प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, जैसे कि हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम का रेशियो होता है। ठीक, तो यहाँ से आप देखते हैं कि जो डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड की हुई है? मास पे। तो आप कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है वह क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेस डेंसिटी क्या है आपकी? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसे ही जब वॉल्यूम लिखेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अब आप क्या कीजिए, वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर दीजिए। जब वॉल्यूम को मास से डिवाइड किया जाएगा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा v बाई स्मॉल m, और राइट हैंड साइड में m बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी। और मास से आपने डिवाइड किया है तो मास मास क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? 1 बाई डेंसिटी। जब आप वॉल्यूम को मास से डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 1 बाई डेंसिटी। और ये जो वॉल्यूम हुआ जिसको मास से आपने डिवाइड किया, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब देखिए इसमें क्या हो गया? स्पेसिफिक वर्ड आ गया। मैंने अभी बताया है कुछ समय पहले कि जब स्पेसिफिक वर्ड आ जाएगा तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आपसे पूछा जाए कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए स्पेसिफिक वॉल्यूम एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक, अब देखिए अभी तक हमने क्या जाना इस सब्जेक्ट में? हीट क्या होता है, मास क्या होता है। सब्जेक्ट का नाम क्या है? हीट एंड मास ट्रांसफर। इस सब्जेक्ट में हम आगे चल के ये पढ़ने वाले हैं कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, मास का ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक, आप लोग मैकेनिकल सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक पढ़े होंगे, जैसे कि सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? उसके बाद सिस्टम को क्लासिफाई किया जाता था, तो उसमें ओपन सिस्टम होता था, क्लोज सिस्टम होता था, आइसोलेटेड सिस्टम होता था। जब सिस्टम को क्लासिफाई किया जाता था तो 3 टाइप का हमको सिस्टम मिलता था: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, अब आप लोग पढ़े होंगे सेकेंड ईयर में, आपके लिए ये एक तरह से रिवीजन टाइप का हो जाएगा कि आपसे पूछा जाए कि ओपन सिस्टम क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? मेरे हिसाब से ओपन सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जहाँ पे मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो। ओपन सिस्टम में क्या होता है? मास और एनर्जी दोनों चीज ट्रांसफर होती है, मतलब दोनों चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है उस सिस्टम में। कैसे? बाउंड्री को, उसके सीमा को क्रॉस करते हुए। तो कोई ऐसा सिस्टम जहाँ पे एनर्जी का भी ट्रांसफर हो, मास का भी ट्रांसफर हो, तो वो ओपन सिस्टम कहलाता है। ठीक, उसके बाद आ जाइए क्या है? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम वो होता है ऐसा सिस्टम जहाँ पे मास का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज सिस्टम। थर्ड नंबर पे क्या आता है? आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जहाँ पे ना ही मास का ट्रांसफर हो और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका?
आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों सिस्टम समझ में आया। अब कोई मुझसे पूछेगा कि ठीक है सर, आपने तीनों सिस्टम बता दिया, ओपन सिस्टम बता दिया, क्लोज सिस्टम बता दिया, आइसोलेटेड सिस्टम बता दिया, क्या आप उसका एग्जाम्पल भी बताएंगे? और वैसे भी कोई भी चीज़ हम लोगों को पढ़ना चाहिए तो उसका एग्जाम्पल भी देखना चाहिए, दिमाग में बैठाना चाहिए। मैकेनिकल सिविल ऐसा ब्रांच होता भी है कि जिसमें जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो आपको डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक, तो ओपन सिस्टम में क्या हो गया, एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा, मास का भी ट्रांसफर होगा। एनर्जी बोले तो हीट, क्यू। हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक फॉर्म है। डब्लू, बट वो भी क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यू और डब्लू ये दोनों क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। एनर्जी अलग अलग फॉर्म में होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक, तमाम टाइप के एनर्जी होते हैं। ठीक, तो ओपन सिस्टम का आपको एग्जांपल बताया जाए तो टरबाइन। टरबाइन क्या होता है? पावर प्लांट। ऐसी चीजें, ऐसा प्लांट जहाँ पे बिजली बनती है तो वहाँ पे टरबाइन का यूज होता है। जब टरबाइन का यूज होता है तो उसमें होता क्या है, जो टरबाइन होती है वो दो टाइप की होती है, मोटी मोटा समझिए तो। ठीक, एक क्या होता है, स्टीम टरबाइन होता है, और एक क्या होता है, वाटर टरबाइन होता है। ठीक, स्टीम टरबाइन में क्या होता है कि जो टरबाइन समझ लीजिए जैसे पंखा होता है वैसे ही होता है, बट उसका साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो पावर प्लांट में जहाँ पे बिजली बनती है, लाइक आप मान लीजिए एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, यहाँ पे जब बिजली बनती है तो ये क्या है, थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि आपको जो फ्यूल दिया जाता है वो क्या होता है, कोल के फॉर्म में होता है, कोयले के फॉर्म में होता है। जैसे एनटीपीसी में जब बिजली बनती है तो क्या किया जाता है कि एक बॉयलर होता है, उस बॉयलर में पानी होता है, और क्या किया जाता है, पीछे से नीचे से उसको हीट सप्लाई किया जाता है। जो हीट सप्लाई किया जाता है वो कैसे किया जाता है, हम जो फ्यूल यूज करते हैं उसमें वो क्या होता है, कोल होता है। कोल को जलाए, उससे हमको हीट मिला, वो हीट गया पानी के पास बॉयलर में, पानी क्या हुआ, बॉयल हुआ। बॉयल होने के बाद एक समय के बाद क्या होगा, पानी अपना फेस बदल लेगा, वाटर अपना फेस बदल लेगा और वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद बॉयलर में वॉल्व लगे होते हैं, उस वॉल्व से होते हुए वो जो भाप है वो जाता है और टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन आपका फैन के फॉर्म में है, समझ लीजिए जैसे फैन है वैसे ही टरबाइन भी है, बट उसका साइज बड़ा होता है। उसको घुमाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो भाप गया, टरबाइन को घुमाया, टरबाइन को घुमाते समय जब भाप गया, उसके बाद टरबाइन को घुमाने के बाद भाप क्या होगा, कुछ भाप बचेगा, वो क्या होगा, निकल जाएगा दूसरे साइड से, आउटलेट से, और कुछ भाप कंडेंस होके क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड में, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडेंस कब होगा, जब कोई चीज़ ठंडा होगी तो आपका क्या होगा, कंडेंस होने लगेगा। जब कंडेंस होगा, भाप है वो कंडेंस होगा, ठंडा होगा, तो वो क्या कहते हैं, आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो टरबाइन हुआ आपका स्टीम टरबाइन, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हुआ। क्यों हुआ ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें भाप गया एक एंड से, दूसरे एंड से निकला। तो आप खुद सोचिए अपने आप में कि एक साइड से जब भाप गया इनलेट से और आउटलेट से निकला भाप या पानी निकला, तो क्या जितना भाप गया इनलेट पे वो सभी भाप क्या आउटलेट से निकल गया, नहीं। इसका जवाब होगा नहीं।
क्यों आउटलेट से नहीं निकला? क्योंकि सभी भाप आउटलेट से नहीं निकल सकता है, क्योंकि जो भाप गया स्टीम वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसने टरबाइन को ब्लेड को रोटर को घुमाया, जब घुमाया तो कुछ चीज क्या हुई, लॉस हुई। लॉस हुई तो आउटलेट पे जो चीज मिला वो आपको क्या मिला, पहले से कम मिला। ठीक, तो इस केस में स्टीम टरबाइन के केस में आपका क्या हुआ, जितना मास गया स्टीम का टरबाइन में और जितना मास आउटलेट पे निकला है स्टीम टरबाइन के, वो दोनों क्या हुआ, अलग अलग हुआ। और एक्चुअली में क्या हुआ, इनलेट पे जो मास गया स्टीम का वो क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, और आउटलेट से जो मास निकला स्टीम का वो क्या हुआ, कम हुआ। ठीक, तो क्या हुआ, मास में चेंज हुआ, मास ट्रांसफर हुआ, मास ने बाउंड्री को क्रॉस किया। ठीक, अब एक चीज बताइए मुझे, जब इनलेट पे स्टीम गया, टरबाइन को घुमाया और आउटलेट पे निकला, तो क्या दोनों स्टीम का, या जो आउटलेट पे कुछ स्टीम निकला कुछ पानी निकला, क्या दोनों फ्लूइड का इनलेट पे और आउटलेट पे दोनों का टेम्परेचर सेम होगा? नहीं होगा। इनलेट पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनलेट पे आपका जो स्टीम है उसका मास भी ज़्यादा होगा, उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। वही स्टीम जब स्टीम टरबाइन को घुमाने के बाद आउटलेट से निकलेगा तो कुछ स्टीम क्या होगा, कंडेंस होके ठंडा होके पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो स्टीम का मास था पहले इनलेट पे वो भी क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि वो स्टीम का हीट और मास यूटिलाइज हो गया स्टीम टरबाइन को घुमाने के लिए। तो ओपन सिस्टम का कोई आपसे पूछे एग्जाम्पल क्या होता है, तो आप कह सकते हैं स्टीम टरबाइन। अब आ जाइए क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या था कि मास का ट्रांसफर नहीं होगा, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ऐसा कोई सिस्टम, ऐसी कोई चीज देखिए, ठीक, जहां पे मास न ट्रांसफर हो, केवल क्या हो, हीट हो। हीट क्या मतलब, एनर्जी केवल ट्रांसफर हो, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो जाएगा, ना ही मास का ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका यूनिवर्स, ब्रह्मांड। हम सभी लोग जानते हैं कि यूनिवर्स एक ही है, ब्रह्मांड एक है। उस ब्रह्मांड का जो मास है क्या वो चेंज हो सकता है, घट या बढ़ सकता है? नहीं। उस ब्रह्मांड का जो एनर्जी है हीट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, वो क्या चेंज हो सकता है, घट सकता है या बढ़ सकता है? नहीं। तो आइसोलेटेड सिस्टम का आपका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, आपका यूनिवर्स। इसके अलावा भी आप जानना चाहते हैं तो हम लोग चाय कॉफी पीते हैं, ठीक, जो थर्मस होता है उसका काम क्या होता है, उस पर क्या होता है, इंसुलेशन होता है। जो थर्मस होता है, जो फ्लास्क होता है जिसमें हम ठंडक में कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो वो क्या होता है, उस पर इंसुलेशन हुआ होता है। इंसुलेशन होता है तो उससे क्या होता है, जो अंदर की हीट है, भाई चाय है वो क्या है, हॉट है, या कॉफ़ी है वो क्या है, हॉट कॉफ़ी है। अब उस थर्मस में हॉट कॉफ़ी है, उसके कैप को बंद किए हुए हैं आप, ढक्कन को बंद किए हुए हैं, और वो अच्छे ढंग से, अच्छी तरीके से इंसुलेटेड हुआ है, उस पर इंसुलेशन हुआ है। तो क्या होगा, अगर आप उस कैप को नहीं खोलते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते हैं, मान लीजिए आपके पास 500 ml का थर्मस है, आपने 500 ml उसमें कॉफ़ी डाला, उसको बंद किया और उस पर अच्छे किस्म का इंसुलेशन हुआ है, ऐसा इंसुलेशन हुआ है कि वो हीट का ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है, ठीक, और आपने कैप खोल के कॉफ़ी नहीं पिया, तो उस केस में वो जो थर्मस है जो कि काफ़ी अच्छे से इंसुलेटेड हुआ है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम का। क्यों हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल, क्योंकि उस समय ना तो उसमें से कॉफ़ी निकली, 500 ml कॉफ़ी थी,
तो 500 ml कॉफ़ी उसमें है और उसमें इतना अच्छा इंसुलेशन हुआ है कि उसने कोई हीट भी लॉस नहीं किया। तो उस केस में वो क्या हो गया, इंसुलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई चीज़ बना नहीं है जिसको कंप्लीटली इंसुलेटेड किया जा सके। टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे जा चुकी है, काफ़ी कुछ इसमें खोजा जा चुका है। अच्छे अच्छे लैब्स में जहाँ पे साइंस के प्रोजेक्ट होते हैं, मान लीजिए आप नासा में चले जाइए, इसरो में चले जाइए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस सब जगह पे तमाम चीज़ें हैं जिस पे इंसुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। उनके पास वैसे मटेरियल भी हैं, कंपोजिट मटेरियल होते हैं, वो कई चीज़ों से मिल के बने होते हैं जो कि हीट लॉस नहीं होने देते हैं। बट ये कहना गलत होगा, अभी तक ऐसा नहीं कोई चीज़ बना है जिससे कंप्लीटली हीट ट्रांसफर को रोका जा सके, मतलब स्टॉप किया जा सके। हीट लॉस होगा ही होगा, चाहे आप कितना भी अच्छा इंसुलेशन कीजिए आज की डेट में। ठीक, अच्छे से अच्छा करेंगे तो हीट लॉस कम होगा, थोड़ा खराब इंसुलेशन है तो हीट लॉस आपका ज़्यादा होगा। अब आइए एक नई चीज़ आपको बताते हैं, हो सकता है आप लोग जानते होंगे, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, मन होगा तो। है क्या, कभी आपने सोचा है कि हम लोगों को ठंड क्यों लगती है? ठंडक में मौसम होता है, विंटर सीजन आता है तो हमें ठंड क्यों लगती है, या हम जलते क्यों हैं, जला हुआ महसूस क्यों करते हैं? मान लीजिए किचन में खाना बनता है, तवा होता है, उस पर मम्मी पापा बहन भाभी कोई भी, या खुद आप स्टूडेंट हैं, बहुत लोग खुद से भी खाना बनाते होंगे। वो जब तावा पे आप कोई चीज़ पकाते हैं, चपाती सेकते हैं, ठीक, तो उस पर जब आपका उंगली टच होता है तो आप जल जाते हैं। कोई बच्चा गलती से छूता है तो जल जाता है। ये कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बेसिक फिनोमिना है, बेसिक प्रिंसिपल है। जो हीट होता है, जो हीट होता है वो हमेशा नेचुरली मतलब अपने आप से, बिना कोई एक्सटर्नल इनपुट लगाए हुए, जो हीट होता है नेचुरली अपने आप से हॉट एंड से कोल्ड एंड की साइड में मूव करता है। हीट हमेशा क्या होता है, हॉट एंड से कोल्ड एंड के साइड में मूव करता है। अब देखिए, जब आप चपाती बनाए, चूल्हे को ऑन किए थे, जो तवा था वो क्या था, हीटेड था, उसका टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था। और आपके बॉडी का, आपके हाथ का, आपके उंगली का जो टेम्परेचर था वो क्या था, कम था। तो जो आपका हाथ या उंगली तावे से टच हुई तो तवा का टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था, आपका हाथ का उंगली का टेम्परेचर क्या था, कम था। तो क्या होगा, हीट नेचुरली अपने आप से स्वाभाविक रूप से हॉट एंड से कोल्ड एंड के साइड में मूव होती है, या ये कह लीजिए हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के साइड में। तो क्या होगा, जो तवा का हीट है वो फ्लो होने लगेगा, तवा को छोड़ने लगेगा, तवा से एग्जिट होने लगेगा, और वो हीट कहाँ आने लगेगा, आपके उंगली या हाथ पे जो तवा से टच हुआ है। तो क्या हुआ, आपके हाथ का उंगली का जो टेम्परेचर था उस पर जितनी हीट पहले से थी उसके बाद हीट ज़्यादा आ गई, जो तवा वाली हीट थी वो आने लगी। तो आपके हाथ का उंगली का टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया, तापमान उसका बढ़ गया। जब बढ़ गया तापमान टेम्परेचर, तो आपको क्या महसूस होने लगेगा, जलना। आप कहेंगे कि हम जल गए, या बच्चा छुआ तो कहेंगे कि बच्चा जल गया, तवा छुआ। और एक समय के बाद क्या होगा, तवा की जो हीट है वो क्या होगी, ऐसे ही लीव होते जाएगी, तवा को छोड़ते जाएगी, और एक समय के बाद तवा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी जितनी हीट थी वो क्या हो गई, लॉस हो गई।
लॉस क्यों हो गई? क्योंकि तवा का टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, वो हॉट बॉडी था, और जहां जहां कोल्ड बॉडी होगा वहां वहां हीट जाने लगेगा। ठीक, इस वजह से हमको जलना हुआ महसूस होता है, ऐसे हम जलते हैं, जो हमको फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि हीट नेचुरली हमेशा क्या होता है, हॉट एंड से कोल्ड एंड की साइड में मूव होती है। अब कोई पूछेगा कि क्या सर हमेशा हीट हॉट एंड से कोल्ड एंड के साइड में ही मूव होती है? तो इसका जवाब है नहीं। हीट को कोल्ड एंड से हॉट एंड के साइड में भी मूव किया जा सकता है। वापस मैं रिपीट करता हूँ, हीट को कोल्ड एंड से, कोल्ड बॉडी से हॉट एंड, हॉट बॉडी के साइड भी मूव किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना होगा आपको? एक्सटर्नल इनपुट लगाना होगा। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, कोई अलग से आपको इनपुट देना होगा, कोई अलग से उसको संसाधन देना होगा, सोर्स देना होगा, जिससे आप क्या करेंगे कि हीट को लो बॉडी से, जिसका टेम्परेचर कम है, लो एंड से हाई एंड पे मूव किया जा सके। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कहीं पे होता है? यस, डेफिनेटली होता है। आप अपने कॉलेज में आते हैं, लैब में जाते हैं, एचओडी ऑफिस में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं जहाँ पे एसी लगा हुआ है, ठीक, एयर कंडीशनर, उस कंडीशन में क्या होता है, एसी के कंडीशन में यही चीज होता है कि हीट को आप कोल्ड एंड से हॉट एंड की साइड में मूव करते हैं या ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, एसी हो गया। एसी के अलावा कोई एग्जांपल जानना चाहेगा? आजकल के ज़माने में सभी के यहाँ, सबके यहाँ रेफ्रिजरेटर होगा, फ्रिज होगा। फ्रिज क्या करता है? जो उसके इनसाइड, उस बॉडी के अंदर जो चीज़ है वो क्या होता है? ठंडा होता है, और उसके बाहर का टेम्परेचर तो हम आप जानते ही हैं कि कितना होता है। मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस इस समय टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, बट फ्रिज आप चलाते हैं तो उसको 5 पे चला देते हैं ठंडा करने के लिए, तो वो टेम्परेचर क्या करता है? 5 पे लेते आता है फ्रिज का। ठीक, आइस जब जमता है तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो आइस का फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कि आइस जमना जो स्टार्ट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना स्टार्ट होता है। ठीक, होता है, बट अच्छे से आइस जमने के लिए आपको उस टेम्परेचर को उससे भी नीचे ले जाना होता है। कुछ माइनस में ले जाएंगे, जैसे -2, -3 पे जब ले जाते हैं तब आइस आपका ठीक से जमने लगता है। ठीक, तो ये क्या हो गया? हीट को आपने क्या किया? लो टेम्परेचर से, लो टेम्परेचर बॉडी से हॉट टेम्परेचर पे मूव किया। कैसे किया? एसी के केस में किया, फ्रिज या कह लीजिए रेफ्रिजरेटर के केस में किया। बट आप सभी लोग जानते हैं कि इन दोनों चीज़ों को चलाने के लिए हमको अलग से इस पे एक्सटर्नल इनपुट देना होता है। क्या फ्रिज या एसी बिना बिजली के चल सकते हैं? बिजली तो देना ही देना है, पावर सप्लाई तो आपको देना ही देना है। उसके अलावा हम सभी जानते हैं कि फ्रिज और एसी में रेफ्रिजरेंट भी होता है। वो रेफ्रिजरेंट क्या करता है कि हीट को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से? लो साइड से, लो एंड से, और उसको ले जाके जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है उस साइड पे ले जाके उसको फेंक देता है, रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए आप देखे भी होंगे, नहीं देखे हैं तो देखिएगा, थोड़ा प्रिकॉशन लेके देखिएगा। फ्रिज जब चलता है तो उसके जब पीछे के साइड में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर क्या मिलता है? ज़्यादा मिलता है। या कुछ नहीं, आप फ्रिज के बॉडी को ही छूइएगा साइड से, जहाँ से दरवाजे को खोला जाता है उसको छोड़ के जो साइड में, उसकी दोनों साइड में जो होता है उस बॉडी को छूइएगा दोनों साइड पे, तो आपको थोड़ा हीट महसूस होगा। क्यों होता है? इसीलिए होता है भाई, उसने क्या किया, जो बॉडी फ्रिज के अंदर बॉडी है, जितने लीटर का है वो कैपेसिटी है फ्रिज की, उसके अंदर से
फ्रिज में से हीट जो है वो निकलता है और फ्रिज के बाहर आउटसाइड में उसको फेंकते जाता है। सेम चीज़ एसी में भी होता है। मान लीजिए आप गए एचओडी ऑफिस में, हेड ऑफिस में अपने गए, देखे कि आपके एचओडी बैठे हुए हैं, वहाँ पे एसी चल रहा है। तो एसी ने क्या किया, उस ऑफिस का, उस एचओडी केबिन का जो हीट था उसको उठाया विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेंट, और उसको जो एसी लगा है, विंडो एसी है या स्प्लिट एसी है, बाहर के साइड में उसका आउटर यूनिट लगा है, वहाँ से उसने उस हीट को क्या किया, रिजेक्ट किया, निकाल दिया। ठीक, कभी कभी आप देखते भी होंगे कि एसी, कभी कभी क्या स्प्लिट एसी में भी पानी निकलता है। कहीं आप देखिएगा स्प्लिट एसी, तो स्प्लिट एसी में क्या होता है, पानी रिजेक्ट होता है। वो क्या होता है, वो जो ऑफिस है या कमरा है रूम है, उसके हीट को उसने क्या किया है, अपने पास लिया है, एब्जॉर्ब किया है, और उसके बाद उसको रिजेक्ट किया है, रूम से बाहर निकाला है। ठीक, तो जब बाहर निकला है वो, तो वो पानी के फॉर्म में होता है। तो स्प्लिट एसी में हमको पानी नहीं दिखाई देता है निकलते हुए, इसलिए नहीं दिखाई देता है कि उसमें एक पाइप होता है, वो पाइप जुड़ा हुआ था, तो पानी उस पाइप से ही निकल जाता है, तो पता नहीं चलता है। बट कहीं पे आप विंडो एसी देखेंगे लगा हुआ, तो देखते होंगे कि नीचे वहाँ पे पानी के बूंदें टपकती रहती हैं। ठीक, तो क्या समझ में आया इतने से? इतने से ये समझ में आया कि जो हीट ट्रांसफर होता है, हीट का जो मूवमेंट होता है, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। मान लीजिए दो बॉडी है, दो बॉडी है, एक ये है, एक ये है, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। इस ए बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये जो बी बॉडी है इसका टेम्परेचर क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस है। इसको ऐसा हीट किया गया, ये जो मोबाइल है, ये ए बॉडी है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। ये बी बॉडी है, जो सैनिटाइजर है मेरे हाथ में, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, अब हम इन दोनों को पास में लाते हैं, आपस में हम कांटेक्ट मिला, एक का टेम्परेचर क्या था 100, एक का टेम्परेचर क्या था 50। ठीक, अब जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट हुए, तो मैं आपको बताया अभी कि हीट जो होता है नेचुरली कैसे फ्लो होता है, हॉट एंड से कोल्ड एंड से पे, या ये भी कह सकते हैं हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे। तो 100 से 50 पे हीट जाएगा, ए बॉडी से बी बॉडी पे जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इन दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मान लीजिए 100 ए का था, 50 बी का था, ये दोनों कांटेक्ट में आए, इसने अपना टेम्परेचर लॉस किया। क्यों लॉस किया? क्योंकि हम जानते हैं कि हीट भाई नेचुरली कैसे फ्लो होता है, हॉट एंड से कोल्ड एंड पे। तो हॉट एंड से कोल्ड एंड पे हुआ तो 100 वाले से हीट आएगा इस पे, ठीक, और एक समय के बाद दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि भाई कितना हो जाएगा जब सेम होगा, तो भाई 100 ये था, 25 ये कम होगा, और ये 50 था, ये 25 डिग्री सेल्सियस इसका बढ़ जाएगा, इससे ले लेगा, तो दोनों अब क्या आ जाएंगे, 75 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएंगे। दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री सेल्सियस। और इस कंडीशन को, जिसमें कि दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेम है, इसको हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इसलिए क्योंकि बाई टेम्परेचर ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं है, दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या है, सेम है। ठीक, तो ये आपका होता है हीट ट्रांसफर। इसी चीज को देखिए लिखा हुआ है, हीट ट्रांसफर इज डिफाइंड एज एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मैंने बताया कि हीट ट्रांसफर क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। टेम्परेचर में जब अंतर होगा तो ही हीट ट्रांसफर होगा। अब मान लीजिए ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, 80 है, इसका भी 80 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 80 डिग्री,
डिग्री सेल्सियस है, दोनों का सेम है, तो क्या बताइए आप हीट ट्रांसफर होगा अपने आप से? नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। किसी एक का ज़्यादा होना चाहिए, किसी एक का ज़्यादा। मान लीजिए हम इसको बताए, आप कहें नहीं इसका ज़्यादा है, इसी का ज़्यादा है। मान लीजिए ये 90 हो गया, ये 80 हो गया। अब इसका ज़्यादा है तो हीट अपने आप से कहाँ से फ्लो होगी? 90 वाले से जाएगी 80 वाले की तरफ, और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस केस में 85 हो जाएगा, 85 डिग्री सेल्सियस। भाई ये 90 था, ये 80 था, ये अपना 5 डिग्री सेल्सियस लूज किया, इसमें 5 डिग्री सेल्सियस गेन हो गया, दोनों 85 पे हो गए, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस whenever there is a temperature gradient within a system or whenever two systems at different temperatures are brought into thermal contact। ठीक, क्या कह रहा है इस लाइन का, क्या मतलब है? इस लाइन का यही मतलब है कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो तब होता है जबकि किसी सिस्टम में क्या हो, टेम्परेचर का ग्रेडियंट हो। टेम्परेचर का ग्रेडियंट और टेम्परेचर का डिफरेंस, ये दोनों एक चीज़ है। ग्रेडियंट का मतलब भी होता है अंतर, और डिफरेंस का भी मतलब होता है अंतर। ठीक, तो हीट ट्रांसफर कब होगा? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा किसी सिस्टम के अंदर या किन्हीं दो सिस्टम के बीच में। कब? जब वो दोनों क्या आएंगे, थर्मल कांटेक्ट में आएंगे। थर्मल कांटेक्ट मतलब टेम्परेचर के फॉर्म में वो कांटेक्ट में आएंगे। अभी बस इतना ही समझिए, आगे मैं बताऊंगा कि हीट जो ट्रांसफर होता है वो उसका मोड होता है। ठीक, अलग अलग मोड से हीट ट्रांसफर होता है। अभी केवल इतना समझिए कि हीट ट्रांसफर होता कैसे है और क्या चीज़ होती है। ठीक, अब क्या है, जितने भी हीट ट्रांसफर प्रोसेस हैं, ठीक भाई, हीट ट्रांसफर हुआ ये अलग अलग टाइप से हो सकता है भाई। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने ये सब चीज़ पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा वो सब चीज़ें। ठीक, तो जितने भी हीट ट्रांसफर के प्रोसेसेस हैं वो क्या होता है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का जो है उसको फॉलो करता है, ऑबे करता है। ठीक, जितने भी हीट ट्रांसफर प्रोसेस हैं वो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, ये आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो वापस से इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि जान लीजिए मैकेनिकल में ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपस में लिंक हुए होते हैं। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं सही से पढ़े हैं तो हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा। बेसिक सही हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो उसको थोड़ा आसानी होती जाती है। अब कोई इस सेमेस्टर में 5th सेम में हीट एंड मास ट्रांसफर नहीं सही से पढ़ता है तो उसको फाइनल ईयर में जाके रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एक सब्जेक्ट होता है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसमें थर्मोडायनेमिक्स और HNT सही से नहीं पढ़ा है। तो उम्मीद है कि आप आगे इस चीज़ को पढ़ लेंगे। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। हाँ, अब आ जाइए मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। अब आप समझ लिए कि हीट ट्रांसफर होता है हॉट एंड से कोल्ड एंड होता है, नेचुरली होता है। ठीक, नेचुरली नहीं होगा, कोल्ड एंड से हॉट एंड ले जाना है तो वो नेचुरली अपने आप से नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको अलग से इनपुट देना होगा, एक्सटर्नल इनपुट देना होगा, जैसा कि हमारा फ्रिज के केस में होता है, AC के केस में होता है। अब आ जाइए आप मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का क्या क्या मोड होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मोड से हीट ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये नाम सुना भी होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये क्या है? 3 मोड हैं। इन 3 तरह से हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो सकता है। बाई कंडक्शन भी हो सकता है,
बाई कन्वेक्शन भी हो सकता है, बाई रेडिएशन भी हो सकता है। अब आप जानना चाहेंगे कि कंडक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन एक मोड है हीट ट्रांसफर का, ये तो आप जान गए। कंडक्शन में क्या होता है कि जिन दो बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर होना है, हीट का एक्सचेंज होना है, वो दोनों बॉडी या दो से ज्यादा भी बॉडी, दो या दो से ज्यादा भी बॉडी, ठीक। कहने का मतलब ये है कि कंडक्शन क्या होता है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है कि जिन दो या दो से ज्यादा बॉडी, जितने भी बॉडी के बीच में हीट का एक्सचेंज होना है, हीट का ट्रांसफर होना है, उन बॉडी का आपस में क्या होना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। फिजिकल कांटेक्ट होने का मतलब ये है कि वो दोनों बॉडी या दो से ज्यादा बॉडी आपस में फिजिकली टच होनी चाहिए। अगर वो बॉडी आपस में फिजिकली टच है, कांटेक्ट में है, और उन दोनों के बीच हीट एक्सचेंज होने लगा है, स्टार्ट हो गया है, तो उस समय जो हीट ट्रांसफर का मोड है वो क्या है, कंडक्शन है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, ठीक। इस बॉडी का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, इस बॉडी का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। अब ये दोनों बॉडी आपस में क्या हो गए, फिजिकली कांटेक्ट हो गए, ठीक। आपस में इन दोनों का क्या हो गया, फिजिकल कांटेक्ट हो गया। जब फिजिकल कांटेक्ट हो गया तो हम जानते हैं कि हीट अपने आप से नेचुरली कैसे फ्लो होगी, हॉट से कोल्ड। ये 90 था, ये 80 था, ये आपस में कांटेक्ट में हुआ। अब 90 वाले से ए बॉडी से हीट लॉस होने लगेगी, हीट रिजेक्ट होने लगेगी, और वो कहाँ जाएगी, बी वाले बॉडी पे जाएगी जिसका टेम्परेचर क्या था, 80 डिग्री सेल्सियस था। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो गए, फिजिकल कांटेक्ट में आ गए। और एक समय के बाद दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, 85 डिग्री सेल्सियस हो गया, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो उस कंडीशन में जब दोनों का फिजिकल कांटेक्ट हुआ, उस समय हीट ट्रांसफर जिस मोड से हुआ उसको हम कहेंगे कंडक्शन, उसको हम कहेंगे कंडक्शन, ठीक। कंडक्शन के लिए ये हमेशा ध्यान देना है कि जिस बॉडी के बीच में हीट एक्सचेंज होना है उनके बीच आपस में फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक। देखिए वही चीज लिखा हुआ है पहले पॉइंट में, कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर रीजन टू अ लो टेम्परेचर रीजन within a body or between different bodies which are in direct physical contact। मैंने यही चीज आपको बताया है, जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, एक मोड है हीट ट्रांसफर का। कैसे, हाई टेम्परेचर रीजन से लेंगे और लो टेम्परेचर रीजन पे जाएंगे, मतलब हॉट एंड से लेंगे कोल्ड एंड के साइड में जाएंगे। कब होगा कंडक्शन, जब उन बॉडी के बीच में आपस में सीधा फिजिकल कांटेक्ट होगा। अगर सीधा फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, वो दोनों बॉडी आपस में या दो से ज्यादा बॉडी फिजिकली कांटेक्ट नहीं होंगी, सीधे टच नहीं होंगी, तब उन दोनों के बीच भले ही हीट एक्सचेंज हो बट वो कंडक्शन नहीं कहलाएगा। वो कंडक्शन के अलावा कन्वेक्शन या रेडिएशन में से कुछ कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस इज डिटरमाइंड बाय द थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर डिफरेंस। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि जो
कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। कंडक्शन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, वो फाइंड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कैसे? थर्मल कंडक्टिविटी के द्वारा और टेम्परेचर डिफरेंस के द्वारा। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम K से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक, तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होती है। जिस मटेरियल की जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी, वापस कहना चाहूँगा मैं, जिस मटेरियल की जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उस मटेरियल की उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी हीट एक्सचेंज करने की या हीट को ट्रांसफर करने की। ठीक, तो यही चीज़ कहा गया है कि जो हीट ट्रांसफर प्रोसेस है, कंडक्शन जो है, वो सॉलिड में हो चाहे लिक्विड में हो चाहे गैस में हो, ये डिटरमाइन किया जाता है कैसे? थर्मल कंडक्टिविटी से, जो कि जो मटेरियल होगा, जो बॉडी होगा, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। ठीक, ये किसी मटेरियल से बना है, ये किसी मटेरियल से बना है। ये मान लीजिए प्लास्टिक से बना है, ये सपोज कीजिए लोहे से बना है। ठीक, लोहे से नहीं बना है एक्चुअली में, मैं मान रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि ये लोहे से बना है। अब क्या हुआ? ये प्लास्टिक हो गया, ये लोहा हो गया, इन दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो गई? अलग अलग हो गई। तो जो हीट ट्रांसफर है वो क्या होगा? आपका थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी होगी उस मटेरियल की उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी हीट को ट्रांसफर करने के लिए। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, मतलब टेम्परेचर का गैप होगा, उतना ही ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा। सपोज कीजिए कि इसका टेम्परेचर, ये ए बॉडी है, इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है और ये बी बॉडी है, इसका टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है, 30। ये 90, 90, ये 30। अब इन दोनों के बीच जो गैप है, डेल्टा टी है, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, वो कितना है? 90 माइनस 30। 90 माइनस 30 मतलब 60। अब 60 डिग्री सेल्सियस का गैप है, तो जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही ज़्यादा उन बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर होगा, हो सकता है। मतलब जो हीट ट्रांसफर है कंडक्शन के द्वारा सॉलिड, लिक्विड, गैस में, वो डिटरमाइन किया जाता है, पता किया जाता है कैसे? थर्मल कंडक्टिविटी से और टेम्परेचर डिफरेंस के द्वारा। ठीक, अब आ जाइए, जो बेसिक लॉ है हीट ट्रांसफर का, कंडक्शन का, वो प्रपोज किया गया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट से। जो हीट ट्रांसफर का कंडक्शन का लॉ है वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जे फुरियर। इन्होंने 1822 में एक लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं फुरियर लॉ, और इसको मैथमेटिकली लिखते हैं Qx इक्वल टू माइनस KA dt बाई dx। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जे फुरियर। इन्होंने 1822 में एक लॉ दिया था, इन्हीं के नाम पे वो लॉ पड़ गया जिसको हम कहते हैं फुरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ये जो लॉ है ये केवल जब हीट ट्रांसफर कंडक्शन मोड में होगा उसी के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन मोड में होगा, रेडिएशन मोड में होगा, तब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। Qx इक्वल टू माइनस KA dt बाई dx, ये जो लॉ है ये आपका केवल कंडक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा और इस लॉ का नाम है फुरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक, ये साइंटिस्ट थे, 1822 में इन्होंने ये लॉ दिया था। इन्होंने कहा क्या था? इन्होंने कहा था कि किसी बॉडी से
जो हीट ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सरफेस एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ QX इक्वल टू माइनस के dt बाई डी एक्स, इसमें जो dt बाई डी एक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट को, ठीक, या टेम्परेचर ग्रेडियंट को आप कह सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस dt को कहेंगे। dt बाई डी एक्स जो है वो क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, जहाँ पे dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और dx क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। जैसे कोई बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है आपकी, ठीक, यहाँ से हीट, ये बॉडी है, यहाँ से हीट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से हीट फ्लो होगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक, तो यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, यहाँ T1 होगा, यहाँ T2 होगा, और जब हीट फ्लो होगा तो इनलेट से जब आउटलेट पे जाएगा, एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और यहाँ से यहाँ जब जा रहा है वो, तो उसका जो डिस्टेंस है एक्स डायरेक्शन में वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। भाई मान लीजिए यहाँ पे 0 था, ठीक, या आप यहाँ से लीजिए, मान लीजिए ये क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ से हीट ट्रांसफर हुआ, जब हीट ट्रांसफर हुआ तो यहाँ से टेम्परेचर T1 इस एंड पे, और यहाँ पे T2, हमेशा T2 जो होगा वो क्या होगा, T1 से कम होगा, क्यों, क्योंकि हीट ट्रांसफर हुआ है, हीट लॉस हुआ है, जब हीट लॉस हुआ है तो टेम्परेचर में चेंज हुआ है, तो आउटलेट पे हमेशा क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, ठीक। बट जब आप यहाँ से, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, जब यहाँ से x एक्सिस पे आप चलेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ते गया, डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ते गया, बट डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ जो टेम्परेचर हुआ वो क्या हुआ, घटते गया, ठीक। तो dt बाई डी एक्स जो है वो क्या है, आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, ठीक, कितना चेंज हुआ टेम्परेचर में, किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है, किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर उसका क्या होगा, घटते जाएगा। तो इन्होंने जो लॉ दिया वो ये कहा कि जो हीट फ्लो रेट है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए डी टी बाई डी एक्स, ए डी टी बाई डी एक्स, जहाँ पे ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और डी टी बाई डी एक्स क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। जो डी टी बाई डी एक्स है वो आपको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। डी टी बाई डी एक्स जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो हमेशा निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया है कि यहाँ से मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x है, जब हीट फ्लो होगा तो यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है, T1 की वैल्यू ज़्यादा है, T2 की वैल्यू क्या है, कम है। तो जब T1 से T2 वो जाएगा तो उसका टेम्परेचर कम हुआ, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो वो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस में मिलेगी। जबकि जो डिस्टेंस है x डायरेक्शन में वो क्या है, बढ़ा हुआ है, वो डिस्टेंस क्या है, बढ़ा हुआ है। तो जब बढ़ा हुआ है तो क्या कहते हैं, डी टी बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, ठीक है। अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाएंगे, क्यों क्या था, प्रोपोर्शनल था ए डी टी बाई डी एक्स के, डी टी बाई डी एक्स क्या है, निगेटिव है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है, ये हम लोग जानते हैं कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा। उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे डिनोट किए हैं k से, और इस k को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, इस k को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक। अब देखिए जिसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर केल्विन। अब देखिए Q इक्वल टू हमको क्या मिला, QX इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक। जहाँ पे QX क्या था, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इन x डायरेक्शन,
इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट हो जाएगी। के क्या है, के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। के क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी उस मटेरियल का। इसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर केल्विन। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। डी टी बाई डी एक्स क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन पर मीटर। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। अब देखिए क्या है, निगेटिव साइन क्यों आया ये मैंने बताया हुआ है, अभी समझाया हुआ है। यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा भी हुआ है, द निगेटिव साइन इन द इक्वेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो निगेटिव साइन है इक्वेशन में, ये क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से। इसके कहने का मतलब यही है, केवल आप जानिए कि डी टी बाई डी एक्स क्या है, निगेटिव होगा। डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं भाई कि हीट हमेशा क्या होता है, हॉट एंड से कोल्ड एंड के साइड में फ्लो होता है नेचुरली, ठीक। अब यहाँ पे जब हीट फ्लो हुआ तो T1 पे जो टेम्परेचर हुआ और जो T2 पे हुआ वो दोनों अंतर है। T2 पे टेम्परेचर क्या हुआ, कम मिला आपको, और T1 पे जो टेम्परेचर हुआ वो क्या मिला, ज़्यादा मिला। तो जब dt क्या होगा, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसी नाते जो dt बाई डी एक्स की वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी, ठीक। के क्या होता है, के होता है थर्मल कंडक्टिविटी होता है मटेरियल का। इसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, इतना वीडियो देखिएगा, जो डाउट होगा तो पूछिएगा। होपफुली आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। बस कीजिए।